Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 5 की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कविता है, काफी प्रेरित करती है और ये आपके लिए डेडिकेटेड है। एक भी आंसू न कर बेकार, एक भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। एक भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमर वाणी नहीं है। प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमर वाणी नहीं है। तो हमेशा हमें ऐसा नहीं होता है कि प्यासे के पास कुआं आ जाए, हमें जाना पड़ता है। अगर किसी चीज की प्यास है तो हमें काफी प्रयास करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को काफी अथक प्रयास करना पड़ता है, तब चीजें उनके अनुकूल होती हैं। तो प्रयास करने से कभी मत डरिए, धीरे धीरे ही सही चलिए, जरूर रोज चलिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है सेट नंबर 5 डब्ल्यू के सेट और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और इसमें चौथे के गा की अगर हम बात करें तो इसमें बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका की टिप्पणी लिखने के लिए आई है। तो बायोगैस के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीव की भूमिका ये है कि एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसे मेथेनोएसिटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है, मेथेनोएसिटोबैक्टर ये बायोगैस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी के द्वारा बायोगैस का निर्माण होता है। आज बायोगैस के निर्माण से कई हद तक बहुत सारी अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, विद्युत उत्पादन, ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो कई सारे क्षेत्रों में इसका यूज किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम इसकी बात करें तो मेथेनोएसिटोबैक्टर क्या करता है, जब बायोगैस का निर्माण करते हैं, ठीक है, गोबर गैस बोलते हैं इसे, तो होता क्या है कि गोबर जो होता है, मेथेनोएसिटोबैक्टर जो इसमें होता है, ये उसको क्या करता है, आप अगर देखें ध्यान से तो आप देखते हैं जो गोबर होता है इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, तो गलत नहीं होगा। जहाँ बैक्टीरिया होगा और अगर उस बैक्टीरिया की सहायता से कोई चीज बनाई जा रही तो कई हद तक फर्मेंटेशन होता ही होता है। फर्मेंटेशन की क्रिया के फलस्वरूप ही क्या होता है कि गैस का फॉर्मेशन होता है। और आजकल इस मेथेनोएसिटोबैक्टर की सहायता से मैं बता दूं तो कृषि क्षेत्र में भी गोबर गैस का, बायोगैस का प्रयोग किया जा रहा है, ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इको फ्रेंडली है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। और खाना यानी पकाने हेतु और बहुत सारी, ठीक है, क्षेत्रों में, खास तौर से कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये कहें कि बायो गैस का जो निर्माण हो रहा है मेथेनोएसिटोबैक्टर के की सहायता से हो रहा है और ये मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर आप इसे सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर आपसे पूछा गया मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो होता है, मछली के पालन को मत्स्य पालन या पिसीकल्चर भी कहते हैं और यहाँ पर कई सारी मछलियों का पालन किया जाता है। पालन के साथ साथ इनकी प्रजनन विधियों के द्वारा संख्या में वृद्धि की जाती है। तो प्रजनन विधियों के द्वारा क्या किया जाती है, संख्या में वृद्धि की जाती है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकार के तालाब को निर्माण करके या हम कहें कई सारे पाउंड कल्चर का निर्माण करके आज कई सारी मछलियों को जो एडिबल हैं, खाने योग्य हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉन फिशरी की अगर बात की जाए तो आज प्रॉन फिशरी ऐसे एडिबल रिसोर्सेस में साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
तो ये बात हमें याद रखनी है कि प्रॉन, हालांकि ये फिश मतलब फिश नहीं है, आर्थ्रोपोड्स में आता है, लेकिन ये फिशरीज एज ए अप्लाइड यूज होता है। सो ये बात भी हमें याद रखनी है। मैं रोहू, कतला, ठीक है, मृगाला, ये सारी ऐसी फिशेज है जिसको एज ए एडिबल इंडिया में यूज किया जाता है और काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। हैंडसम कंटेंट होता है विटामिन का, ठीक है, बहुत ही सुंदर कंटेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है विटामिन का। प्रोटीन्स का हो गया, विटामिन ए का हो गया, बी कॉम्प्लेक्स का हो गया, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा प्रायतः ओमेगा 3 या 6 जो बॉडी और बोन्स के लिए काफी मतलब रेगुलेशन के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसलिए मत्स्य पालन काफी जरूरी है और मत्स्य पालन का सीधा उद्देश्य है कि मत्स्य पालन से देश की आर्थिक व्यवस्था पे भी काफी सुधार लाया जाता है। तो ये भी इसलिए भी मत्स्य पालन किया जा रहा है। खाद्य पदार्थ, उसके मांस से भी काफी सारी चीजें बताई जा रही है। और मत्स्य पालन की अगर मैं बात करूं तो फिश माइल है, ठीक है, फिश फ्लोर है, फिश केक है, फिश, ठीक है, फिश क्या कहते हैं, फ्लैश है, इन सब का यूज किया जा रहा है, केक बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि कितनी ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है। और मैं बता दूं कोलेजन के तंतु इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, और गम जिसे कहते हैं, गम मतलब फेविगम जिसे चिपकाते हैं, वो भी फिश से ही बनाया जाता है। तो काफी बड़ी मात्रा में जो फिश होती है एज इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रोथ कर रही, डेवलपमेंट कर रही, इसलिए मत्स्य पालन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे का गा कह रहा है जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा की ऐसी प्रणाली जो जन्मजात हो, ठीक है, और जन्मजात मतलब जन्म से, ठीक है, और ये प्रतिरक्षा क्या होती है, प्राय मतलब प्राकृतिक रूप से होती है, जन्मजात होती है, और ये क्या होती है, इसी तरीके से चलती रहती है। ये प्रतिरक्षा क्या करेगी, जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, कई सारे एंटीजेंस से, ठीक है, या ये कहे बाहरी फैक्टर से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा, देखिए उपार्जित लक्षणों के फलस्वरूप अगर जीव संरचना में परिवर्तन आता है तो उस संरचना में परिवर्तन से क्या होगा कि एक नई प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट होता है। और यही प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की ही भांति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्थागत होती है, इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा कई हद तक कई सारे डिफरेंट एंटीजन से तो लड़ती है, एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करती है, लेकिन एलर्जेंस हो गए, ठीक है, एलर्जी के जो भी होते हैं, इससे काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ये काफी ज्यादा क्या करती है, एज ए इंडिकेटर काम करती है और वर्क करती है। और मैं बता दूं बहुत सारे बॉडी में, जैसे मैं ये कहूँ कि इंटरफेरॉन्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और कई सारे और वायरल के फॉर्मेशन के एंटीबॉडी को बेसिकली डेवलप करना, विकसित करना भी इसी का काम होता है। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। कह रहे कि युदा ट्यूमर क्या होता है, दुर्दम ट्यूमर, कैंसर क्या होता है। देखिए ट्यूमर क्या होता है, जब आप जानते हैं कि कैंसर के लिए एक जीन होता है हमारे शरीर में, हम सबके मतलब बॉडी में हम उसे बोलते हैं ऑन्कोजिन, और इसका जो प्राइमरी रूप होता है उसे बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजिन। तो जब प्रोटो ऑन्कोजिन मैचुरेशन स्टेज में आ जाता है तो ये ऑन्कोजिन में बदलता है, ठीक है। जैसे ही ये ऑन्कोजिन में बदला तो ऑन्कोजिनेसिस का प्रोसेस हुआ, और ऑन्कोजिनेसिस के प्रोसेस के फलस्वरूप क्या हुआ कि किसी भी पार्ट पर, बॉडी के इस पार्ट पर कुछ ऐसा हुआ कि स्वेलिंग आने लगी। अब ये स्वेलिंग जैसे ही आती है कुछ डिसऑर्डर, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर के थ्रू, ठीक है, कैंसर में क्या हुआ कि एक आउट ग्रोथ होने लगी, साधारण भाषा में कहना। तो जैसे ही आउट ग्रोथ हुई तो उसने क्या किया, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। अब ये ट्यूमर, ठीक है, अपनी अनियमित गति से बढ़ रहा है। ये जो ट्यूमर है, अब ये ट्यूमर है अनियमित गति से बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते वो क्या लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा पूछा, हायर एजुकेशन में पूछा जाना सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन ये होता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो ट्यूमर एक प्रारंभिक स्टेज है बना, लेकिन उसकी जब अनियमित वृद्धि होने लगती है तो वो क्या कैंसर का फॉर्म ले लेता है। पांचवे का देखिए, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की
समस्या की विवेचना कीजिए। देखिए प्रदूषण क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की सहायता से वायुमंडल असंतुलित हो जाता है और असंतुलन होने की इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। अब प्रदूषण में पूछ रहा है कि देश के बड़े शहरों वायु प्रदूषण की समस्या की विवेचना कीजिए। तो देश में जितने भी बड़े शहर हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कल कारखानों, ठीक है, मोटरसाइकिलों, वाहनों आदि से निकलने वाले धुएं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस जैसे कि क्या बोलूं मैं, CFCS गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब वायुमंडल में क्या हो रही, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जब इन गैसों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इन गैसों की ज्यादा मात्रा होने से वायु प्रदूषण फैल रहा है। इसे वायु प्रदूषक गैसें भी कहते हैं। जब इन गैसों की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण जब बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान काफी अधिक हो जाता है वातावरण के साथ साथ। तो जब वातावरण का तापमान अधिक हो रहा है तो पृथ्वी का तापमान भी अधिक होता है और एक स्तर पर इसे वैश्विक तापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्विक तापन भी कहते हैं। अब ये वैश्विक तापन क्या करेगा, वैश्विक तापन क्या करता है, वैश्विक तापन यानी कि पृथ्वी के तापीय या तापमान के बढ़ने को ही वैश्विक तापन कहते हैं। ये इस प्रभाव को ही हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये बात आप इतनी लिख सकते हैं और इससे कई सारी देखिए आप अलग अलग हेडिंग डाल करके, मतलब CO2 से कैसे हो रहा है, ठीक है, SO2 से कैसे हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कैसे हो रहा है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, फास्फोरस के कंपाउंड से कैसे हो रहा है, SOX से कैसे हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आप इसे बताएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कुछ नहीं है, ये सारी चीजें फैल नहीं है, मोटर वाहनों से फैल नहीं है, आप बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को चेंज